ना नजरों को फलक पे रख जो रखते हैं जमीन पर, जो करते हैं यकीन ही नहीं मेरे यकीन पर, जो कहते हैं कि बिन परों के कैसे उड़ सकूंगा मैं, कि जिस जगह पे हूं खड़ा वहीं खड़ा रहूंगा मैं। जो नजरों को गड़ा के देखे मेरे हर वो चाल को, कि मेरे हर कदम पे जो सवालों पे सवाल हो। जो नजरों को गड़ा के देखे मेरे हर वो चाल को, कि मेरे हर कदम पे जो सवालों पे सवाल हो। तो कर्म से सवालों का जवाब ले चला हूं मैं, जुनून लेके आंखों में यूं ख्वाब ले चला हूं मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस पॉडकास्ट में हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं एक ऐसे अचीवर से जिसने जेईई मेन में 99.8 परसेंटाइल अचीव किया। उसके बाद जेईई एडवांस्ड में अराउंड 4000 रैंक, विच इज अ वेरी वेरी डिसेंट रैंक। और फिर डीटीयू में जाकर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जाकर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अपना बीटेक कंप्लीट करने के बाद अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सार्थक गुप्ता। और जैसा हम हमेशा अपने बच्चों को बताते हैं कि वंस यू आर इन अ वेरी गुड कॉलेज यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू परस्यू योर पैशन एज वेल। तो उनका पैशन है पोएट्री, और अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पैरेलली वो ओपन माइक में जाकर के अपने पोएट्री के पैशन को भी परस्यू कर रहे हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, जानते हैं सार्थक से उसके जेईई प्रिपरेशन के 2 साल के जर्नी के बारे में, और थोड़ा बात करेंगे उसके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और साथ में वो किस तरीके से अपने पैशन को फॉलो कर रहा है। आई एम श्योर ये वीडियो जितने भी जेईई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा और उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा। ओपन माइक के बारे में थोड़ा बताओ। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है सुन करके, बिकॉज जितने भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हुए हैं वो सब ओपन माइक से ही ऊपर गए। तो ओपन माइक में वो लोग को मौका मिलता है, और फिर जब वो सारा वीडियोस वायरल हो जाता है तो फिर उन लोगों को बड़े मंच पे पेड ऑडियंस मिलता है। तो ओपन माइक का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, होता क्या है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका भी फ्यूचर में इस तरह का कोई पैशन फॉलो करने का इच्छा हो। बिल्कुल सर। तो आई थिंक ओपन माइक एक बहुत ही यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, हम सबके अंदर कुछ आर्ट होता है, जैसे म्यूजिक हो गया, स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, पोइट्री हो गई। तो वो आर्ट तो आपके पास है, बट वो एक्सप्रेस करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है यूजुअली। तो ओपन माइक एक ऐसी जगह है जो आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो जैसे दिल्ली, मुंबई, इन सारे बड़े शहरों में ये ओपन माइक्स का कल्चर बहुत चला हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप एक ओपन माइक में जाते हो, आप उसमें रजिस्टर करते हो, तो आपकी तरह और भी बहुत सारे परफॉर्मर्स अलग अलग आर्ट फॉर्म के, वो सारे वहाँ इकट्ठा होते हैं। उनके साथ ऑडियंसेस भी आती है जिनको सुनने का शौक है, और हम सब बैठते हैं, और फिर बारी बारी हर कोई परफॉर्म करता है ऑन स्टेज। पूरा प्रॉपर वीडियो बनता है उनका तरीके से, सब सुनते हैं। और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि वहाँ पे आपको इतना अप्रिसिएशन मिलेगा लोगों से। एवरी सिंगल पर्सन जो भी वहाँ पे है वो हर चीज में आपको सपोर्ट करेगा। चाहे अगर आप, हो सकता है आप बीच में कहीं फंस जाओ, बीच में कहीं रुक जाओ, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है। तो मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स किए वहाँ पर, और आई थिंक उससे जो एक्सपोजर मिलता है, जो स्टेज फियर जो निकलता है जब आप स्टेज पे खड़े होकर के माइक में बोल रहे हो तो इतने सारे लोगों के सामने, तो वो एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। तो ओपन माइक पे तुम्हारा जॉनर एक्चुअली है क्या? तो सर मैं पोइट्री लिखने का मुझे हमेशा से शौक था। तो जेईई से बाद में जब हम कॉलेज में गए तो उसके बाद ऐसे एक इंटरेस्ट आया, वहाँ पे भी ऐसे सोसाइटी रहती थी पोइट्री की, तो उसमें इंटरेस्ट आया तो पोइट्री लिखनी चालू की। तो मैं गजल्स, नज़म बहुत सारे लिखता हूँ, तो वही परफॉर्म नहीं करता। इंस्पिरेशनल है क्या जो बच्चों को सुनना चाहिए या उनको सुनकर के अच्छा लगेगा? सर वैसे तो है, बड़े है। मैं एक छोटा सा पार्ट आपको बताता हूँ एक मेरे पोइट्री का। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वो है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं लाइफ में, और जो आसपास के लोग हैं ना वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं उस चीज को लेकर के, या वो समझ नहीं पाते हैं हो सकता है, और वो फिर आपको डिमोटिवेट करेंगे। हो सकता है आप खुद को डिमोटिवेट करो, वो कहेंगे कि तुम नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो बेसिकली उन लोगों पर है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, और उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो उस पर है कि उन लोगों के लिए कहा गया है कि ना नजरों को फलक पे रख जो रखते हैं जमीन पर, ना नजरों को फलक पे रख जो रखते हैं जमीन पर, जो करते हैं यकीन ही नहीं मेरे यकीन पर, जो कहते हैं कि बिन परों के कैसे उड़ सकूंगा मैं, कि जिस जगह पे हूं खड़ा वहीं खड़ा रहूंगा मैं। जो नजरों को गड़ा के देखे मेरे हर वो चाल को, कि मेरे हर कदम पे जो सवालों पे सवाल हो।
जो नजरों को गड़ा के देखे मेरे हर वो चाल को, कि मेरे हर कदम पे जो सवालों पे सवाल हो, तो कर्म से सवालों का जवाब ले चला हूं मैं, जुनून लेके आंखों में यूं ख्वाब ले चला हूं मैं। क्या बात है, मेरे को तो बहुत शानदार लगा, बट हम बहुत ज्यादा तारीफ करके चीजों को बायस नहीं करेंगे। ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि कमेंट सेक्शन में वो लोग बताए कि ये वाला जो भी नज्म है, जो भी गज़ल है, मेरे को तो सब कुछ एक जैसा ही लगता है, बट बहुत शानदार था। प्रोफेशनल लाइफ तुम्हारा अच्छा चल रहा है, अच्छा सैलरी है तुम्हारा, ठीक है, बहुत अच्छे कॉलेज से तुमने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है कि तुम अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो। यही बात बच्चों को बोलते हैं हमेशा, ठीक है, कि एक अच्छे कॉलेज में जाने के बाद यही कॉन्फिडेंस आता है कि आप साथ में पैशन भी फॉलो कर सकते हैं और उसमें अच्छा भी कर सकते हैं, और आपको पता है कि हम जिस भी फील्ड में जाएंगे मेरे सक्सेसफुल होने का चांसेस ज्यादा होगा। वैसे सर मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो जैसे अभी नया नया जॉब चालू हुआ है, नई नई ऐसे सैलरी आनी शुरू हुई है, तो सिंस हमें उतना आइडिया नहीं है और आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, तो आपको मतलब मुझे थोड़ा सा एडवाइस चाहिए था कि हम अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम मैनेज कर पाए ताकि हम अपने पैशन को फॉलो कर पाए विदाउट एनी वरी। तो देखो, तुम जैसे बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट किए हो, तुमको अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा ऐसा चिंता करने का जरूरत तो है नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा और अच्छा ग्रोइंग फेज में रहेगा। शुरू का 2-3 साल ऐसा होता है ना कि अपने शौक को पूरा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप अर्न कर रहे हैं शुरुआत में, तो ऐसा भी नहीं कि आप बहुत पैसा कमाएंगे शुरू में, वो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। शुरुआत में जो पैसा आ रहा है उसमें एक चंक आप सेव भी कर लेंगे अगर, ठीक है, एक ठीक ठाक पोर्शन, तो फर्क तो पड़ेगा, बट जो किक अपने शौक को पूरा करने में होता है, देखो सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, मेरा ये व्यू पॉइंट है कि शुरुआत के एटलीस्ट 2 साल 3 साल अपना शौक पूरा करना चाहिए, जब आपका अर्निंग उतना नहीं है कि आप सेव भी कर पाओ, इन्वेस्ट भी कर पाओ और शौक भी पूरा कर पाओ, तो उसमें प्रायोरिटी दे देना चाहिए शौक को, बिकॉज वो बहुत दिन से पेंडिंग था। बट एक बार वो जो मिनिमम वाला शौक सब पूरा हो जाए, ठीक है, कुछ जो हम लोग का मॉनिटरी शौक होता है, शूज खरीदने का, स्नीकर्स खरीदने का, मोबाइल फोन, क्लोथ्स, ठीक है, तो ये सारा छोटा छोटा चीज हो जाए पूरा, छोटा मोटा ट्रिप में जाने का जो शौक होता है, उसके बाद जब आपका ग्रोथ हो जाएगा 2 साल 3 साल के बाद एक अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, और फिर आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपने शौक को भी पूरा कर सकोगे और पैरेलली आप पैसे को प्रॉपरली सेव और इन्वेस्ट भी कर सकोगे, ठीक है। उस समय बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स आते हैं, वो तुमको हम बता देंगे कौन कौन सा बुक है, 2-3 किताब पढ़ लो और उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनेंसेस को प्लान करना चाहिए, ठीक है। ये अपना अपना व्यू पॉइंट है। हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको शुरू में ही बहुत ही शानदार जॉब लग जाए, जो हम लोग सुनते हैं ना कि किसी बच्चे को जो हाई पैकेजेस लगता है 50 लाख प्लस पैकेजेस, तो वो देखो शुरू में ही सब कुछ कर सकता है। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि जो एक जनरल स्टूडेंट है, एक एवरेज पैकेज लेकर के निकला है कॉलेज से, उसके साथ तो यही प्लानिंग होना चाहिए कि 2 साल 3 साल अपने लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर लो और उसके बाद फिर अपने फाइनेंसेस को प्लान करो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद उसमें मैच्योरिटी आता जाएगा। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। हो सकता है कि इस बात से बहुत सारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे या फ्रेश प्रोफेशनल करियर शुरू करने वाले होंगे, उनको भी कुछ गाइडेंस मिल जाएगा। चलो खैर, ये तो बात हो गया। वापस आते हैं, हम लोग प्रिपरेशन का बात करते हैं। तो तुम क्लास 11th और क्लास 12 ब्रदर्स एकेडमी से पढ़े और फिर तुमने जेईई मेन क्वालिफाई किया विद 99.8 परसेंटाइल, जो बहुत ही शानदार है। फिर जेईई एडवांस क्वालिफाई किया 4000 कुछ रैंक से, और यू टुक एडमिशन इन डीटीयू। क्या फुल फॉर्म डीटीयू का? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। एक्चुअली हम लोग के टाइम पे ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। तो और मेरे को इसलिए याद आता है कि बहुत पुराना बात हो गया, बट स्टिल, कि जिसको भी उस समय जो EIEEE हुआ करता था, जो अब जेईई मेन से है, उसमें अंडर 500 रैंक आता था, उसी को DCE में उस समय कंप्यूटर साइंस मिलता था। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग का तो खैर स्कोप से ही बाहर था। तो एक बात ये बताओ कि जैसे मेरा जो IIT JEE एडवांस्ड में रैंक था, वो तुम्हारे बराबर ही था, ऑलमोस्ट 4300 मेरा रैंक था एडवांस में। लेकिन मेरे से तुम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इसलिए किए बिकॉज हम जब एग्जाम लिखे थे वहां पे स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ कम था, और तुम जब एग्जाम लिखे तो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो और बहुत पहले का बात है जब हम एग्जाम लिखे थे, तो उस समय से अभी में सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। तो वो 2 साल जो तुम पूरा बिताए,
उसमें ऑब्वियसली बहुत सारा मिस्टेक्स हुआ होगा और बहुत सारा पॉजिटिव्स रहा होगा, ठीक है। 3 सबसे बड़ा मिस्टेक जो तुम उस प्रिपरेशन में किए और तुम चाहते हो कि जो भी बच्चा एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है वो ना करे, वो सबको बताओ। ओके सर, मिस्टेक्स तो वेल सर, रिग्रेट तो आई थिंक हम हर इंसान को होता है जो भी एग्जाम देता है। मतलब आई थिंक पूरे जेई प्रिपरेशन में सिर्फ एक ही इंसान है जिसको रिग्रेट शायद ना हो, वो है ऑल इंडिया रैंक 1। उसको छोड़ के हर सबसे ज्यादा तो ऑल इंडिया रैंक 2 को रिग्रेट होता इसमें है। हम थोड़ा इंटरप्ट करेंगे। हाँ। आई वाज रीडिंग अ बुक, ऑल इंडिया रैंक 1 का लिखा हुआ किताब था, और उसको भी एक रिग्रेट था कि उसको फुल मार्क्स नहीं आया। जितना फुल मार्क्स होता है उसको नहीं आया, वो किसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर देता, उसमें कुछ नंबर उसका कट गया था, उसको भी रिग्रेट है। तो इवेंचुअली रिग्रेट तो सबको होता है। बिल्कुल सर, बट हम मिस्टेक्स तो रहे हैं। अगर मतलब बेसिकली अगर मुझे कोई टाइम मशीन में भेज दे वापस पीछे, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं चेंज करूं। अब उससे रैंक में मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, बट कुछ चीज़ें डेफिनेटली है जो मिस्टेक्स है, जिसमें से सबसे पहला मिस्टेक तो था जो मतलब आई थिंक पता नहीं होगा जो देख रहे, कि मैंने ब्रदर्स ज्वाइन करके फिर छोड़ दिया था बिना कोई भी क्लास किए। एंड मतलब मैं रीज़न बताता हूँ। सो बेसिकली क्या था कि मैंने साइंस लिया था विदाउट एनी प्लानिंग, मतलब ऐसा कोई जेई का मेरा उस टाइम पे कोई इंटेंशन नहीं था। तो मैंने साइंस लिया एंड क्योंकि सब कहते थे कि कोचिंग ज्वाइन करना है, तो फिर मैंने सर्च किया था जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट था, तो फिर मैंने ब्रदर्स अकेडमी ज्वाइन किया। फिर अचानक से मुझे एक दिन ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैंने तो ऐसी साइंस लिया था, तो इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ। और मैंने बिना एक भी क्लास किए मैंने बात की और मैंने अपना विड्रॉ कर लिया था। तो ये उसके मतलब आई थिंक 1-2 मंथ्स बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि दैट वाज अ मिस्टेक, क्योंकि जो मतलब मुझे पढ़ना भी है साइंस, एक्चुअल साइंस, वो वो यहीं पर पढ़ाई हो रहा है। तो फिर मैंने 1-2 मंथ्स बाद वापस ज्वाइन किया था, बट जो वो 2 मंथ्स मेरा पीछे हो गया मैं, वो आई थिंक मुझे उसने बहुत परेशान किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सब एक स्टार्टिंग पॉइंट पे है और आप थोड़ा से पीछे हो जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो लगते रहता है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें मतलब थोड़ा मैं पीछे हूँ इस बात पर। तो आई थिंक ये तो फिर उस टाइम पर मतलब फिर मैं 2 मंथ्स बाद मैंने वापस से ज्वाइन किया था एंड थैंकफुली उस टाइम पे अकेडमी ने भी बहुत सपोर्ट किया था। तो जो एक्चुअली में मेरा जो पहली बार जब मैंने विड्रॉ किया था, तो जो अमाउंट नहीं रिफंड हो पाया था टैक्स की वजह से, वो भी अकेडमी ने मैनेज कर दिया था। इवन दो उस टाइम पर मैंने कुछ ऐसा प्रूव नहीं किया था, बट थैंकफुली। तो पहला मिस्टेक तो मेरा ये था कि बिना प्लानिंग के मैंने कोचिंग विड्रॉ कर लिया। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। सेकेंड मिस्टेक जो आई थिंक मुझे स्पेसिफिकली ध्यान में, आई डोंट नो वो पॉडकास्ट में मुझे बोलना चाहिए नहीं, बट स्कूलिंग मुझे आई फेल्ट कि थोड़ा और रिसर्च करके लेना चाहिए था। जब मैंने स्कूलिंग चूज़ किया था तो उस टाइम पर भी मैंने सोचा नहीं था, मैंने बस जो बेस्ट स्कूल मुझे मिला मैंने वो चूज़ कर लिया। बट आई थिंक स्कूल और कोचिंग हमें ऐसे चूज़ करना चाहिए कि बेस्ड ऑन व्हाट आवर गोल इज़। तो अगर हमारा इंटेंशन सिर्फ बोर्ड्स है, तो हम डेफिनेटली एक ऐसा स्कूल चूज़ करें जो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत प्रॉपरली प्रिपेयर करवाए। बट अगर हमारा इंटेंशन जेई है या बोर्ड्स नहीं है और मेंस या एडवांस है, तो उस केस में हमें थोड़ा रिसर्च करके एक ऐसा स्कूल चूज करना चाहिए जो शायद हमारे प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, इन द सेंस कि वो स्कूल की तरफ से बहुत एग्जाम्स अगर हो रहे हैं, बहुत प्रिपरेशंस हो रहे हैं फॉर बोर्ड्स, तो दोनों चीज़ें साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई फील, और मेरे हिसाब से अगर कोई जेई के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहा है तो बोर्ड्स उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो उस टाइम पर मैंने बहुत सोचा नहीं था और मैंने स्कूलिंग के टाइम पे बहुत रिसर्च नहीं किया। तो फिर जब मैंने स्कूल लिया था तो उसकी वजह से स्कूल और कोचिंग को साथ में मैनेज करना एक टास्क था मेरे लिए। तो आई थिंक ये दो चीज़ों ने बहुत मंथ तक मुझे परेशान किया था। इनफैक्ट सर को पता होगा मैंने क्लासेस भी किए थे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेता था मैं स्कूल से आकर के, फिर एक्स्ट्रा क्लास, फिर अपने क्लास। तो वो आई थिंक डिसाइड करना चाहिए था प्रॉपरली। और जो थर्ड मिस्टेक आई थिंक मैं कहूँगा वो था कि मेरे अंदर से शायद एक लेवल पे जो 10th का बोर्ड्स का है ना, वो कहीं एक लेवल पे बाहर नहीं गया, इन द सेंस क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ना बहुत पसंद था, मतलब बचपन से मेरा शौक था पढ़ना। तो बोर्ड्स का जो प्रिपरेशन होता है, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव पेपर है, वो प्रिपरेशन जेई की प्रिपरेशन से बहुत अलग है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन से बहुत अलग है। तो किसी भी सब्जेक्टिव पेपर में आई थिंक एम्फेसिस थोड़ा थ्योरी में ज़्यादा होता है, थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट और जो भी अपना टेक्स्ट है उस चीज़ में ज़्यादा फोकस है। कॉम्पिटिटिव में आई फील प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो मेरे साथ क्या था कि मतलब मेरा ये ऐसा मानना है कि अगर आप जब तक आपका सिलेबस चल रहा है तब तक 50% आप थ्योरी को पढ़ो और फिर 50% प्रैक्टिस करो।
एक बार आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद आप 20% अपने थ्योरी पे रिवीजन करते रहो, 80% यू नीड टू प्रैक्टिस। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें कहीं फंसते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मेरा खराब है, फिर हम वहां पे जाकर के वापस थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो आई फील मेरे साथ ये हुआ था कि क्योंकि मुझे बचपन से थ्योरी पढ़ने का इतना आदत था कि मेरा बैलेंस कहीं ना कहीं थ्योरी की तरफ थोड़ा ज्यादा था। तो आई थिंक जितना मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए था उतना मैंने प्रैक्टिस नहीं किया और थोड़ा एम्फेसिस थ्योरी में ज्यादा डाला। तो अगर मुझे दोबारा से मौका मिलता तो ये 3 चीजें मैं जरूर चेंज करता कि एकदम स्टार्टिंग में ही जैसे ही कोचिंग के बैचेस फर्स्ट बैच चालू हो वैसे ज्वाइन करो और प्रॉपरली रिसर्च करके एक ऐसा स्कूल लो जिससे तुम प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाओ। एंड ड्यूरिंग द इंटायर प्रिपरेशन फोकस ऑन प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ये 3 मिस्टेक्स रहे शायद मेरे लाइफ के। काफी बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए, बिल्कुल, है ना, जब इस बात को सुनेंगे। अच्छा, हम लोग जब तैयारी करते थे उस समय एज सच डिस्ट्रैक्शंस कम था, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं था, वेब सीरीज भी नहीं था, इंटरनेट का बूम भी नहीं आया था, स्मार्टफोन्स नहीं था, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय तैयारी करना और ज्यादा देर पढ़ाई करना रिलेटिवली आसान था। बट जिस समय तुम तैयारी कर रहे थे उस समय काफी सारा डिस्ट्रैक्शंस आ चुका था, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करना है ये मेरे को उतना अच्छा आता नहीं है, क्योंकि हम खुद उसको बहुत ज्यादा फेस नहीं किए। ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन प्रोफेशनल लाइफ तो तुम पैसा कमा रहे होते और वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है तुम्हारे लिए, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस अलग हो जाता है। जैसे अभी भी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बट क्योंकि हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं और उसका रिवॉर्ड मॉनेटरी रिवॉर्ड है, तो इस वजह से मेरा फोकस काम पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उसका रिवॉर्ड एक तो इंस्टेंटली उसको मिलता नहीं है और मॉनेटरी या कुछ भी ऐसे टैंजिबल रिवॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो उस समय इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में वो मोटिवेशन लेकर के आना, पढ़ाई को लेकर के एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना, ठीक है, वो जो हम लोग के टाइम पे उस चीज का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं था, बट तुम्हारे टाइम पे या अभी के टाइम पे तो और ज्यादा हो गया है। उसको तुम कैसे हैंडल किए और आज जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको तुम कैसे गाइड करोगे कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करना है? कौन सा ऐसा चीज जो तुमको मोटिवेट करता था, ठीक है, क्योंकि पैसा तो है नहीं, बिकॉज तुरंत मिल नहीं रहा है वो तो एक लॉन्ग टर्म गोल है ना। तो वो क्या चीज जो तुमको मोटिवेट कर रहा है और कैसे तुम इतने लंबे समय तक, पूरे 2 साल तक अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कायम रखे? सर डिस्ट्रैक्शंस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्टिव है वो है सोशल मीडिया मेरे अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला तो मतलब बहुत ऑब्वियस सा चीज़ है, अगर सोशल मीडिया से बचना है तो सबसे बेस्ट तरीका तो है रखो ही मत। मतलब फ़ोन में मेरे अकॉर्डिंग ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन व्हाट्सएप के अलावा ऐसा कोई ऐप नहीं है जो आपको ज़रूरत है, मतलब किसी चीज़ की। व्हाट्सएप सिंस आप चलो नोट्स वगैरह शेयर कर सकते हो तो वो मेक सेंस, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है ना, मतलब आप जितनी भी कोशिश कर लोगे ना उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का, एक बार आपने वो खोल लिया फिर आपके 1-2 घंटे कब चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक मतलब एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब कोई भी चीज़ जो एग्जॉस्टिव होती है ना, मतलब वो आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो भी चीज़ इनएग्जॉस्टिव है वो आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप कंटिन्यू स्क्रॉल करते रहो, इट्स इनएग्जॉस्टिव, वो चीज़ को आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो उसको बिल्कुल किसी भी हालत में उसको मोबाइल में रखना ही नहीं है इन चीज़ों को। सेकेंडली आई फील मतलब हमारे साथ और हम पता क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो मैंने आज पढ़ाई किया और मैंने मतलब एक चैप्टर कवर किया, जितना भी मैंने 1-2 आवर्स पढ़ाई की, अब मुझे एक ब्रेक चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास ना पढ़ाई के अलावा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं समझ में आता कि उनको अब मेरे पास ब्रेक है, अब मैं क्या करूँ। तो वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब खोल लेते हैं, वो व्हाट्सअप इंस्टा खोल लेते हैं, या कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन चूज करते हैं जो उनको एनर्जाइज नहीं कर रहा है। हमें कोई भी जब ब्रेक लेते हैं हम पढ़ाई से तो वी नीड टू डू समथिंग दैट एनर्जाइजेज अस। तो पहले तो हर इंसान को एक ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए, एनीथिंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ स्क्रीन, पहली बात, जिससे वो रिफ्रेश हो। जैसे किसी के लिए भी अलग अलग चीज़ें हो सकती है, किसी के लिए म्यूजिक हो, आपका कोई फेवरेट सिंगर है, आप म्यूजिक लगाओ, आप रिलैक्स करो थोड़ा और म्यूजिक सुनो। किसी के लिए मेडिटेशन हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है रैंडमली पेंसिल से कुछ ऐसी स्केच कर लेना, बट एनीथिंग दैट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब 20 मिनट्स लगे, 15-20 मिनट्स में आप वो उस चीज़ को कर सको। तो वेन एवर यू आर फ्री, थोड़ा सा भी पढ़ाई से आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली जंपिंग ऑन अ फोन, जंपिंग ऑन टेलीविजन, आप उस चीज़ को करो, क्योंकि उससे आप एनर्जाइज भी हो गए। आप कभी भी मोबाइल चला करके ऐसा नहीं लगता कि अरे आज तो दिमाग फ्रेश हो गया, हमेशा मोबाइल चला करके आप टायर्ड ही हो गए।
हमेशा। तो दैट इज नेवर अ ब्रेक। तो जब आप ये कर लोगे तो बहुत हद तक आपका दिमाग जाएगा नहीं उन चीज़ों पे। और थर्ड, आई थिंक मोटिवेशन जो है हर इंसान के लिए दो तरह का होता है मेरे अकॉर्डिंग। एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहर से आपको मिल रहा है, लोगों से, अपने फैमिली से, अपने आसपास के कॉम्पिटिटर से, और एक मोटिवेशन जो अंदर से आ रहा है। जो बाहर से मोटिवेशन आ रहा है ना, वो आपको एक हद तक मोटिवेट करेगा एक वहां तक पहुंचने के लिए, बट अगर आपको 2 साल कंसिस्टेंटली आप अपने लाइफ का 2 साल लेजिट डोनेट करते हो इस जेईई की प्रिपरेशन को, तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जो आपको वहां तक फोकस करके रख सके, वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो मेरे लाइफ में भी रहा था, जैसे मेरे कॉम्पिटिशन्स थे यहाँ पे, सर ने बहुत मोटिवेट किया था, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने, एंड आई थिंक वो मोटिवेशन बहुत हद तक मुझे आगे लेके जाता था। बट आई थिंक हर एस्पिरेंट को ये रियलाइज करना होगा कि उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, वॉट इज दैट वन थिंग जो उसे अचीव करना है इस प्रिपरेशन से। हो सकता है कि हमेशा से एक सपना रहा है कि आईआईटी के किसी कॉलेज में जाना है। अगर ये सपना है तो उस सपने को एक मोटिवेशन बनाना होगा। आप आईआईटी का, उस कॉलेज का एक पिक्चर लो, उस पिक्चर को अपने स्टडी टेबल के सामने लगाओ, और रोज जब आप बैठो पढ़ने के लिए तो उस पिक्चर को देखो, और उससे आप मोटिवेट हो कि वो आपका एम है, मतलब दैट इज नॉट फॉर एनीवन एल्स, वो आपका खुद का एक्सपेक्टेशन है खुद से, और आपका खुद का गोल है। दैट कैन बी एनीथिंग। मेरे लाइफ में ये था कि लाइक एवरीवन यूज्ड टू से, जब तक मैं 10th तक था तब तक हर इंसान मुझे ये कहता था कि हाँ मतलब तुम पढ़ाई अच्छा कर लेते हो, बट सबको ऐसा लगता था कि मैं इसे फुल रटता हूँ, रट के मैं मार्क्स ले आता हूँ ऐसा। और मुझे हमेशा जब मैंने जेईई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्रिपरेशन है, दिस रिक्वायर्स एक्चुअली जो आप अपना दिमाग लगाओ किसी चीज़ को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो फॉर मी दिस वॉज माई मोटिवेशन वॉज दैट आई नीड टू प्रूव टू द वर्ल्ड। मेरे को ये साबित करना था कि आज तक भी जितना भी मैंने मतलब अकेडमिकली जो भी मेरा परफॉर्मेंस रहा, वो इट इज़ नॉट बिकॉज कि मैं कोई रटता हूँ या मुझे रटने में मैं रटने में बहुत अच्छा हूँ, बट इट वॉज बिकॉज मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं फोकस से पढ़ सकूँ, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं परफॉर्म कर पाऊँ। तो मुझे खुद को भी और अपने आसपास के लोगों को भी ये प्रूव करना था। तो ये मेरा मोटिवेशन शुरू से रहा कि कुछ भी करके आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई कैन परफॉर्म वेल इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक आईआईटी जेईई। तो वो एक ऐसा मोटिवेशन था जो मुझे फोकस करके रखा रहा आगे तक। आई थिंक ऐसे ही हर एस्पिरेंट का कुछ अपना पर्सनल मोटिवेशन होगा। हो सकता है कोई ड्रीम जॉब हो सकता है कोई ड्रीम कॉलेज हो, बट वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे और कह रहे हैं कि बेटा इतना मार्क्स ले आओ तो ये मिलेगा, इतना मार्क्स ले आओ तो ये करेंगे, तो वो शायद आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं रख पाएगा। अगर आप खुद से अंदर से मोटिवेट करोगे खुद को, तो ही आप उन डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे, क्योंकि आपका एम है, दैट इज ओनली ऑन यू। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका यही है किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचने का। इनफैक्ट एक रिसर्च भी है कि आप जितना ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स, जो इंटरटेनमेंट रील्स होता है, या इंटरटेनमेंट यूट्यूब शॉर्ट्स जो होता है, जो कंटेंट 30-40 सेकेंड्स का होता है, आप जितना ज्यादा ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, आपका अटेंशन स्पैन उतना कम होगा। ठीक है, अटेंशन स्पैन का मतलब क्या होता है? अटेंशन स्पैन का मतलब है कि आप किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तुरंत एक वो डोपामीन किक चाहिए इन 30-40 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स के रील होते हैं, exactly. वो उसी टाइम पर हमें वो आदत हो गई कि 30 सेकेंड्स के बाद बस नेक्स्ट। इनफैक्ट कई सारा बात तो ऐसा होता है रील्स में कि शुरुआत का अगर 10 सेकेंड्स वो किक नहीं मिला, हाँ, तो वो तुरंत उसको स्वाइप कर देते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों को क्या नुकसान होता है, वो रिसर्च का पार्ट है कि जब भी वो बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है, तो क्योंकि क्वेश्चंस कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, 2 बार पढ़ने का जरूरत पड़ता है आपको, और बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, तो वो उसमें उतना टाइम नहीं दे पाता है, बिकॉज उसको हैबिट नहीं है चीजों को, अटेंशन को थोड़ा इलोंगेट करने का। दूसरा, जब कभी क्लास चल रहा होता है, लेक्चर चल रहा होता है, अब ऑब्वियसली लेक्चर का मतलब कोई स्टैंड अप तो हो नहीं रहा है, वहां तो देयर विल बी सर्टेन फेजेस जहां पे कि बिट बोरिंग हो जाता है लेक्चर, बट कंटेंट वाइज है, आपको सीखना जरूरी है वो। तो बच्चा का क्योंकि अटेंशन स्पैन कम है, तो वो बहुत ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता। तो ये बात सबको समझना जरूरी है कि रील्स और शॉर्ट्स जो आप देख रहे हैं, वो सिर्फ टाइम वेस्टेज का जो नुकसान है, वो तो छोटा नुकसान है। बिल्कुल।
वो तो कोई बच्चा ये सोच सकता है कि हम 2 घंटे का पढ़ाई किए हैं, हम हाफ एन आवर ब्रेक ले लेते हैं, हम हाफ एन आवर रील्स देख लेंगे, बट वो जो हाफ एन आवर रील्स देख रहा है ना, उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो टाइम वेस्टेज से ज्यादा है कि उसका अटेंशन स्पैन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और अल्टीमेटली वो उसको एग्जाम में बहुत नुकसान देने वाला है। ठीक है, हम तो ये सजेस्ट करते हैं क्लास से बच्चों को कि आपको अगर वीडियो देखने का ही शौक है, ठीक है, और इंटरटेनमेंट वीडियो देखने का ही शौक है, तो आप ना लॉन्गर फॉर्मेट का कंटेंट देख लो। भले 15-20 मिनट का आपको एक बड़ा सा जो वीडियो आता है, आधे घंटे का वीडियो, वो देख लो, उससे एटलीस्ट ये वाला नुकसान तो कम से कम नहीं होगा। तो आई एम स्ट्रांगली इन अगेंस्ट ऑफ दोज शॉर्टर फॉर्मेट कंटेंट। एक्चुअली उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोगों को डोपामिन किक मिले, बट नुकसान जो हो रहा है बच्चों को वो तो अनअवॉइडेबल है। ठीक है, तो सर रिटेंशन से आई थिंक ये भी एक मुझे याद आया, एक एडवाइस है कि मतलब एटलीस्ट दिन में सुबह को 10-15 मिनट से अगर पॉसिबल हो तो डू मेडिटेट। आई थिंक मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है आपको फोकस को। आपको वो हम सुनते आते तो हमें लगता है कि ठीक है, मतलब वो सुनने की बात है, बट इट एक्चुअली हेल्प्स। और एग्जाम में फोकस इज दी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। वैसे सर क्वेश्चन है, जैसे आपने मुझसे मोटिवेशन के बारे में पूछा, तो जैसे आप भी इतने सालों से टीचिंग में हैं और अब आप वीडियोस भी बना रहे हैं, तो वीडियोस, टीचिंग, ये सारी चीजों को इतने लंबे टाइम तक कंटिन्यू, फैमिली भी है और साथ में फैमिली भी है, बिल्कुल सर। तो इन सारी चीजों को एक साथ मैनेज करने के लिए भी आई थिंक बहुत मोटिवेशन चाहिए। तो आपके लिए सर ऐसा क्या मोटिवेशन है जो हम अब इस फेज में मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करते हम बिलीव करते हैं प्रोसेस पे और प्राइड पे। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग क्लास लेते हैं, और अब क्या हो गया, इतना साल से क्लास लेने पे ना हम लोगों को बच्चों के चेहरों पे या उनके आंखों में दिख जाता है कि वो कुछ सीखे कि नहीं सीखे, वो उस चीज से मतलब कितना प्रभावित है। वो एक पॉइंट है प्राइड का। ठीक है, उस काम से प्राइड लेते हैं। अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो एक्चुअली हेल्पफुल हो रहा है, बच्चों को हेल्पफुल हो रहा है, तो उस चीज का प्राइड मिलता है कि इनडायरेक्टली भी किसी को हेल्प कर पा रहे हैं। रिजल्ट जब होता है और पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं, वॉट एवर बी द रिजल्ट, और वो जब अप्रिशिएट करते हैं कि जो बच्चा मेरा यहाँ से सीखा है वो आप लोग सिखाएं उसको और दे आर रियली हैप्पी, तो वो एक प्राइड का मोमेंट होता है। तो मोटिवेशन हम ऐसा फील करते हैं कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है, बट एक बार आप उस चीज को शुरू कर लिए और फिर उसको आपको लंबे समय तक अगर कंटिन्यू करना है, यू शुड स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन इट। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। अभी से तुम स्टार्टिंग की प्रोफेशनल करियर का या अपने पैशन का जो तुम अभी कर रहे हो पोएट्री में, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग बिकम्स बोरिंग, सब कुछ। ठीक है, एक जगह हम पढ़ रहे थे कि एक बहुत सक्सेसफुल कोच से पूछा गया कि बहुत सारे एथलीट्स ऐसे होते हैं जो अपने करियर के शुरुआत में बहुत ज्यादा टैलेंटेड दिखते हैं, बट उसमें से कुछ ही लोग हैं जो उस हाइट पे पहुंच पाते हैं, बाकी सारे लोग ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम फेड आउट। जैसे हम लोग अगर क्रिकेट को फॉलो करते तो आप लोग देखते हैं ना, आईपीएल में कोई नया प्लेयर आया और कितना शानदार खेल रहा है, ठीक है, इनफैक्ट उसका स्ट्राइक रेट हो गया या उसका स्पीड हो गया या जो भी उसका स्किल है, वो बहुत सारे जो बहुत पुराने लेजेंड्स हैं जो भी खेल रहे हैं क्रिकेट, उनसे भी बेहतर है बहुत सारे मामले में। तो फिर देख करके लगता है ये तो उससे बेहतर है, बट स्टिल हो सकता है कि आफ्टर 2-3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स उसमें से बहुत सारे प्लेयर का आप नाम भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, जब ये उनसे पूछा गया कि क्या एक्चुअली रीजन है इसके पीछे, तो बोला कि टैलेंट से सक्सेस डिफाइन नहीं होता है। टैलेंट से क्या डिफाइन होता है, वो शुरुआत का जो किक होता है वो मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा खिलाड़ी बोर्डम के बाद भी, चीजों को बोरिंग होने के बाद भी, रूटीन के बोरिंग होने के बाद भी उसको हर दिन प्रतिदिन बिना रुके करता जाए। मतलब वंस, हाँ, एक पॉइंट के बाद जो है, कंसिस्टेंसी इज दैट वर्ड, एक पॉइंट के बाद क्या होता है, हर एक चीज बोरिंग हो जाता है। जैसे जो वीडियो बना रहे हैं ये भी बोरिंग हो जाता है, जो लेक्चर्स लेते हैं वो भी हो जाता है, बट द पॉइंट इज यू शुड स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन इट और ट्रस्ट द प्रोसेस, उसमें आगे बढ़ते जाओ। कभी भी सक्सेस को ऐसा मत देखो कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर हम पहुंच गए तो बस हम सक्सेसफुल हो गए। उसको ऐसा देखना है कि एवरी सिंगल इंप्रूवमेंट इज लाइक अ सक्सेस। तो ये चीज सोचते हैं जब, तो लगता है कि अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है।
तो उससे आते बढ़ता रहता है। ऐसे ही अगर बच्चा लोग अगर ये चीज को फील करने लग जाए तो क्या होगा ना कि वो किसी भी एक पॉइंट के बाद ऐसा नहीं कि बहुत खुश हो जाएगा या कुछ नहीं बनेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। पार्ट ऑफ प्रोसेस, सक्सेस और फेलियर तो लगा रहता है। चलो 3 रिग्रेट्स तो तुम बता दिए कि क्या 3 चीज ऐसा तुमसे हुआ था या तुम किए थे जिसको लेकर के तुमको थोड़ा नेगेटिविटी कि भाई ये नहीं किए होते तो बेहतर होता। पॉजिटिव्स तो बहुत सारा तो होगा तुम्हारे साथ तुम्हारे जर्नी में, क्योंकि रैंक तुम्हारा, रिजल्ट तुम्हारा इतना अच्छा है, बट उतना सारा पॉजिटिव सुनने का टाइम नहीं है। 3 ऐसा बेस्ट पार्ट बताओ अपने प्रिपरेशन का जो शायद बाय डिफॉल्ट हो गया हो तुमसे या जानबूझ करके हुआ हो, बट यू आर रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू डिड। तो आई थिंक सर सबसे पहला बेस्ट डिसीजन जो मैंने लिया होगा वो था कि पहले तो वापस से मैंने जब ज्वाइन किया था अकेडमी आफ्टर लिविंग, तो वो मतलब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये मिस्टेक हो गया मुझसे, मैंने मतलब होता है ना लोग बहुत बार ऐसा कुछ गलती कर देते हैं और उसके बाद फिर वो डरते हैं बताने से। अब ऑब्वियसली मैंने घर पे पहले बोला था कि मुझे अकेडमी छोड़ना है, अब वही मुझे घर पे जाके दोबारा से बोलना है कि वापस से ज्वाइन करना है, तो एक वो डर तो था कि अब फिर से बोल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। बट मुझे पता था कि अगर आज नहीं बोला और अगर और कुछ समय बीत गया तो फिर शायद मैं बहुत पीछे हो जाऊँ। तो उस टाइम पे वो डर नहीं रख कर मैं एक्चुअल में मैंने जाकर के बोला और फिर बात की और फिर आई केम बैक, और उसके बाद भी ये रिग्रेट ना रख के कि मैं पीछे हो गया, आई स्टार्टेड कवरिंग अप फॉर वट एवर आई लॉस्ट, जो भी मेरा टाइम गया था मैं आई स्टार्टेड कवरिंग अप फॉर दैट। तो आई थिंक वो रिग्रेट ना रख करके और वो खाली वो ब्लेम ना करके कि हाँ वो मैं पीछे हो गया इसीलिए मुझसे नहीं परफॉर्म हो रहा है, या क्योंकि जब मैंने पहला टेस्ट दिया था आई थिंक अकेडमी में आने के बाद, सो क्योंकि मतलब एक बार के लिए मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था, तो मेरा पहला टेस्ट में आई रिमेंबर मेरा स्कोर था आउट ऑफ 360 का पेपर था और मेरा स्कोर था 80, एंड मतलब मैं जस्ट ऐसे कट ऑफ से क्रॉस करके आई केम इन द फर्स्ट बैच। तो उस टाइम पे भी मेरे पास रीजंस थे, आई कुड गिव एक्सक्यूज खुद को भी कि हाँ चलो ठीक है मतलब मैं पीछे हूँ इसीलिए हो गया, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं अगले फेस टेस्ट में मुझे चाहिए मार्क्स, मुझे चाहिए स्कोर, तो फिर आई स्टार्टेड कवरिंग अप फॉर दैट। एक्स्ट्रा क्लासेस किए, बहुत मतलब पूरे दिन, ऐसा भी दिन होता था जब मेरा लंच मिस हो जाता था क्योंकि बहुत लंबा शेड्यूल होता था, बट आई डिसाइडेड कि नहीं करना है, एंड वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। आई कैन नॉट गिव आज से 1 साल बाद मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता हूँ कि मैंने लेट से ज्वाइन किया था। तो आई थिंक वो एक डिसीजन रहा था। उसके नेक्स्ट फेस टेस्ट में मुझे याद है मुझे कुछ 240 कुछ स्कोर आया था विच वॉज तो, और सर ने अप्रिशिएट किया था, तो वो एक फीलिंग था कि हाँ चलो आई कवर्ड इट अप फॉर इट। तो पहला डिसीजन तो वो रहा। दूसरा डिसीजन जो आई थिंक अच्छा रहा कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी था टू स्किप अ क्लास और स्किप अ टेस्ट। होता ना जैसे थोड़ा सा सर दर्द हो गया, थोड़ा बुखार हो गया हल्का सा, तो बहुत सारे लोग ऐसे बहाने बना देते थे कि हाँ चलो ठीक है मतलब थोड़ा सा तबीयत ठीक है, घर में भी कोई दिक्कत नहीं, आप मम्मी को बोलो कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी हाँ कुछ बोलती भी नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं बेटा। तो बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए या मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है तो अलग बात है, बट अदरवाइज अगर इट्स नॉट अ बिग डील, अगर थोड़ा सा सर दर्द है या अगर कुछ ऐसा रीज़न है कि हाँ मतलब स्किप कर सकता हूँ मैं टेस्ट, तो भी आई वेंट फॉर एवरी क्लास। आई डोंट थिंक मेरे मेमोरी में नहीं है मैंने ऐसा कोई भी क्लास मिस किया हो या ऐसा एक सिंगल टेस्ट मिस किया हो। अगर रोज़ भी टेस्ट होते थे तो भी मैं हर टेस्ट में गया। तो आई थिंक ये डिसीजन था कि आई डिड नॉट गिव इन टू दोज एक्सक्यूजेज लाइफ के, वो छोटे छोटे एक्सक्यूजेस, और आई कंसिस्टेंटली अटेंडेड एवरी क्लास। तो वो आई थिंक बहाने कम बनाने चाहिए सबको। और जो थर्ड बेस्ट डिसीजन वो तो यही था कि मतलब मैं किसी सोशल मीडिया में नहीं था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। मैंने इंस्टा आई थिंक इंस्टॉल ही किया था पहली बार आफ्टर जेई का, जब मैंने एडवांस का पेपर और सारे पेपर्स मेरे खत्म हो गए थे, एडवांस का पेपर दे करके मैं निकला था, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप छोड़ के और कोई ऐप ही नहीं था। तो ये डिसीजन आई थिंक ये 3 डिसीजंस मेरे बेस्ट रहे, एंड आई फील कोई और भी अगर प्रिपेयर कर रहा है तो आई थिंक इन चीज़ों को ध्यान में रख सकता है। एक और बहुत गजब का डिसीजन था प्लस एकेडमी में एडमिशन ले वो तो सबसे बेस्ट डिसीजन था ही, कि मैंने इनफैक्ट बहुत रिसर्च किया था मैंने उस टाइम पे, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था, हम तो जस्ट 11 या 10 से निकले थे उस टाइम पे। तो पहली बार ऐसे सुनने में आया था, क्योंकि बाकी लोगों ने तो फिर भी बहुत पहले से प्रिपरेशन शुरू किया होगा। मैंने 10th के बाद मैंने पहली बार सुना था कि अच्छा ऐसे प्रॉपर कोचिंग में करके ऐसे जेई के लिए प्रिपेयर करते। तो मैंने बहुत रिसर्च किया था कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, और मतलब बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद फाइनली आई डिसाइडेड कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस और सबसे अच्छा करिकुलम यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे आया। और आई थिंक कभी भी जिंदगी में मुझे इस बात का
तो मतलब ये बात तो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा ही है। अच्छा, एक सवाल है कि प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? सर आप तो सारे पोल खोल रहे हो आज। एक्चुअली क्या होता है ना कि इस एज में हार्मोनल चेंज होता है तो एक शिफ्ट होता है बच्चों को अपोजिट जेंडर के तरफ अट्रैक्शन जो होता है, ठीक है। क्या होता है कि ये चीज एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है, बट इस वजह से पास्ट में बहुत सारे अच्छे बच्चों का, हम लोग के बहुत सारे अच्छे बच्चों का रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ठीक है। तो तुमसे पहले ये सवाल है कि क्या तुम इसमें इन्वॉल्व थे इस चीज में, और दूसरा कि उसके बाद बात करेंगे, पहले तो ये बताओ। अगर मेरे पेरेंट्स पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अगला 5 मिनट स्किप कर देना। मजाक कर रहा हूं मैं। एक्चुअली में मेरे आई थिंक अगर मैं ऑनेस्टली अपना उस टाइम का माइंडसेट बताऊं ना सर, तो आई थिंक मेरे दिमाग में ये थॉट भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। आई थिंक क्योंकि मतलब आप इतना ज्यादा अपने दिमाग में, जेई ऐसा नहीं है कि आपने अगर मान लो 4 घंटे 10 घंटे पढ़ाई की, बाकी टाइम आप आपका दिमाग फ्री है, आपके दिमाग में वो चलते रहेगा कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। तो आई थिंक उस टाइम पे मेरे दिमाग में वो स्पेस भी नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में सोच सकूं। मतलब ऑनेस्टली कभी ऐसा भी नहीं लगा कि अच्छा नहीं, मतलब एक रिलेशनशिप एक डेटिंग करना है बट फिर नहीं कंट्रोल किया, ऐसा भी नहीं, कभी वो थॉट आया ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। उस टाइम पे सिर्फ जेई था दिमाग में, सिर्फ जेई और सिर्फ प्रिपरेशन की। हाँ, गए अकेडमी, पढ़ रहे हैं, आ रहे, प्रिपेयर कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे। तो मतलब मेरे दोस्त रहे उस टाइम पे भी, अकेडमी में भी मेरे दोस्त थे, मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी, बट आई थिंक कभी भी कोई रोमांटिक एस्पेक्ट दिमाग में आया ही नहीं उस टाइम पे। और आई थिंक वो बहुत अच्छा वो समय है भी नहीं जे के टाइम पे, क्योंकि आपके पास दिमाग में वो टाइम नहीं है, तो आप वो टाइम दे भी नहीं पाओगे सामने वाले इंसान को, आप उसके लिए भी अनफेयर है, प्लस आपके प्रिपरेशन के लिए भी अनफेयर। आप दोनों में से एक ही चीज को टाइम दे पाओगे, जेई के प्रिपरेशन। मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि इस चीज को क्लास 11-12 में किसी बच्चे को शुरू ही नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार आप शुरू कर देंगे और फिर क्या होता है कि वो जो बातचीत शुरू हो जाता है, चैटिंग होता है, फोन कॉल्स होता है, वो इतना ज्यादा उसमें ग्रेविटी है ना कि एक बार अगर आप उस लूप में चले गए तो आपको बहुत शॉर्ट टर्म में वो सेटिस्फैक्शन, वो गेन दिख रहा होता है, ठीक है। और उस वजह से इतना टाइम किल हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हो जाते हैं। स्टार्ट ही नहीं करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे, मेरा तो खैर फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था, लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के हम थे, तो मेरे पास तो ये एक ही चॉइस था कि आप या तो एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेज में चल जाओ, अदरवाइज बी रेडी टू लिव अ मीडियोकर लाइफ। तो अगर उस तरह की फैमिली में कोई है तब तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है कि बार वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेल टू डू फैमिली से है, जिसके पास रिसोर्सेज है, तो उसको पता है कि अगर हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी कर पाए तो भी मेरा लाइफ ठीक ठाक लेवल पे सेटल हो जाएगा, बैकअप है मेरे पास। तो उस सिचुएशन में ज्यादा मेरे को लगता है कि ये डेटिंग और रिलेशनशिप में जाने का जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर जाता है, और थोड़ा सा वो एज भी वैसा होता है क्लास 10 पास होने का, क्लास 11-12 में। बट आई रियली फील कि बच्चों को एटलीस्ट 2 साल वेट करना चाहिए कॉलेज जाने का, और चीजों को शुरुआत ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि चलो बस बात कर लेते हैं, बस थोड़ा टाइम दे देते हैं, बिकॉज वो फिर एक विशियस सर्कल है। आई थिंक सिर्फ टाइम की बात नहीं है सर, वो मेंटल कैपेसिटी भी आपका बहुत ऑक्यूपाई करता है कोई भी रिलेशनशिप, तो वो भी है। बट आई थिंक सर स्टार्ट तो लोग नहीं करे वो ठीक है। बहुत बार आई थिंक ये भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप हो जो उससे पहले से चले आ रहा है, और फिर कोई इंसान जेई के लिए, हम तो वो फेज में ही नहीं गए। थोड़ा एक्चुअली मेरा एरा पीछे का हो गया, हम तो फेज में ही नहीं थे कि आज बच्चा क्लास 8 में भी इन्वॉल्व है, तो जो कि मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि आई डोंट थिंक वो एक समय है कि आपको मतलब इमोशंस भी आए, बट लोग करते हैं उस टाइम पे भी। देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, हाँ, बस नुकसान है उस फेज में रिजल्ट के ऊपर, अदरवाइज गलत सही क्या है, वो तो हार्मोनल चेंज जो है वो नेचर का बनाया हुआ है। बट क्या होता है कि उससे अगर आपका करियर अचानक से बहुत बैकफुट पे चल जा रहा है उस पॉइंट पे, तो फिर सही नहीं है। आफ्टर कॉलेज यू कैन डू, वहां पर तो मेरे को ऐसा लगता है कि कॉलेज में जा करके इनफैक्ट लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अगर लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे कॉलेज में जाने के बाद, तो वो बहुत सारा ऐसा चीज है जो वो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत सारा ऐसा नेचर, एटीट्यूड
बहुत सारे स्किल्स जो कि आपको कई बार बताया जाता है सामने से, और जिनका बात आप सुनते हैं तो वो वहां पर जाके जरूरी हो जाता है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजों का। आई थिंक सर जब आप मतलब करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रिजल्ट आ गया, आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबल स्टेट पे हो, उसके बाद आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में आ भी पाओगे। क्योंकि आई थिंक करियर का स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू हैव अ स्टेबल लव लाइफ एज वेल। तो बिल्कुल सर, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी सिंगल हो। जी सर, अभी सिंगल हो। यस, चलो ठीक है। तो पॉडकास्ट के बाद हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज आए। सो 2-3 ऑप्शन क्वेश्चन, ठीक है सर। यानी कि तुम्हारे पास एज सच बस 2 ऑप्शन तुमको देंगे, तुमको एक चीज चूज करना है उसमें, ठीक है? ओके सर। पहला है कोडिंग करियर या फिर करियर इन पोएट्री। बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम देखो, कोडिंग करियर में यू आर सक्सेसफुल, बिल्कुल सर, आगे चल के और सक्सेस मिलेगा, ठीक है, और बहुत लुक्रेटिव भी होगा उस चीज को छोड़ना। पोएट्री में अभी यू आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, बट हो सकता है कि उसमें जो सक्सेस का मैग्नीट्यूड होगा वो इससे बहुत ज्यादा होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुमको दोनों में से कोई एक चीज को चूज करना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल सर। तो वो पॉइंट कब आएगा और उस समय तुम क्या चूज करोगे वो जानना चाहते हैं। सर आई थिंक ये डिसीजन करने के लिए भी सिंस थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो आई थिंक अभी तो सिंस मैं कोडिंग में हूँ तो अभी 10 मंथ्स कुछ हो गए मुझे कोडिंग जॉब करते हुए। अगर मैं सोचूं तो आई थिंक कुछ टाइम लगेगा बिफोर आई कम टू दिस पॉइंट जहाँ मुझे ये डिसीजन लेना पड़े। बट अगर मैं इमेजिन करूँ कि मैं उस पॉइंट पे हूँ खड़ा और अगर मुझे वो डिसीजन लेना है बिटवीन दीज 2 करियर्स, तो गिवन कि मेरे पास दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों में मेरे पास ऑप्शन है, आई वुड प्रोबेबली चूज पोएट्री एज अ करियर। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली कोडिंग अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है और इसमें ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा पैसे है, बिल्कुल। बट आई ऑल्सो फील कि मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा सैचुरेशन आ सकता है, इनफैक्ट आ जाएगा। पोएट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें आई डोंट थिंक मेरा सैचुरेशन जल्दी आएगा। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है, वो बस नेचुरली होता है ना, बहुत इंजॉयमेंट है मेरे। दैट इज़ अ हॉबी, दैट इज़ एन इंटरेस्ट। तो मतलब कभी मैंने वैसे प्रॉपर करियर बनाने का तो सोचा नहीं है पोएट्री में, बट अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कोई दे तो फिर आई वुड प्रोबेबली चूज पोएट्री। सिंस मतलब मेरे लाइफ में यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट मेंटर, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपके अकॉर्डिंग मतलब व्हाट वुड यू सजेस्ट मी कि इन दोनों में से क्या चूज करना है? दोनों में क्या चूज करना है? बिल्कुल बड़ा मुश्किल है, मतलब मेरे लिए डिसाइड करना है, किसी के लिए भी। बट हम इन जनरल एक बात बोलना चाहेंगे कि एक होता है एक प्रोफेशनल लाइफ जो चल रहा होता है, जो आपको इन जनरल कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद एक जॉब का लाइफ, ठीक है? बिल्कुल सर। दूसरा होता है किसी एक फील्ड में आप पैशन परस्यू कर रहे होते हैं, बिल्कुल सर। कभी भी इसे जॉब को छोड़कर पैशन परस्यू करने की तरफ फुल टाइम नहीं जाना चाहिए शुरू में। क्या होता है कि आप बहुत सारा सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि वो एक आदमी है जो कि अपना जॉब को शुरू में क्विट कर दिया या कॉलेज ड्रॉप आउट था और फिर वो ये किया और यहां तक पहुंचा, ठीक है? सी द प्रॉब्लम इज कि ऐसा करते 1 लाख लोग हैं, ठीक है, लेकिन जो सक्सेसफुल हो जाते हैं हम लोग को दिखते सिर्फ वो है, और हम लोग उनका एक बेंचमार्क बना लेते कि ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। अरे यही देख करके तो 1 लाख लोग और किए थे, बट उन लोगों को तो जानते नहीं हम लोग, ठीक है? तो इसमें सी what I feel that everything is not talent or skill based. True. A lot has to do with luck. ठीक है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। मतलब over a period of time you'll realize कि talent, skill, preparation मेरे हाथ में तो था, लेकिन जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है? So सक्सेस स्टोरीज को देख करके बहुत इन्फ्लुएंस पहला पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। अपने नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और पैशन को पैशन की तरह परस्यू करना चाहिए, उसमें अच्छा होना चाहिए। लेकिन दोनों को साथ में करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब सपना को पूरा करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, दोनों को साथ में चलाना चाहिए और उसमें बहुत काम करना चाहिए अपने पैशन में। बट एक पॉइंट के बाद जब अपॉर्चुनिटीज मिले और तुमको एक इनिशियल टेस्ट ऑफ सक्सेस मिले उसमें, ठीक है, और तुमको ऐसा लगे कि अब ये वाला लाइफ मेरा सिक्योर तो है, इट मे नॉट मैच द मनी और अर्निंग फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ,
बट हाँ, अब ऐसा है कि अब इसमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे यू कैन डिसाइड, बट बिफोर रीचिंग दैट पॉइंट ये बहुत समझदारी का बात नहीं होता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ करके और पैशन की तरफ चले गए, क्योंकि वहां पे आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन, बट उस पॉइंट पे सक्सेस का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत थोड़ा सा होता है। बिल्कुल सर, इसलिए ये वाला चीज है। बाकी तो ऑब्वियसली उसमें बहुत अच्छा अगर मिलेगा कुछ अपॉर्चुनिटीज और एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे, फिर तो ऑब्वियसली दैट इज बेटर वन, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। दूसरा सवाल ये है, यू हैव टू चूज बिटवीन कि बहुत पैसा, हेक्टिक शेड्यूल, ये एक ऑप्शन है, और दूसरा है कम पैसा बट बहुत इजी लाइफ। ये तो ऐसे एज लॉन्ग क्वेश्चन है सर। हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि ये है तो एज लॉन्ग क्वेश्चन, बट ये इसका इस फेज का शुरुआत तो अभी से तुम्हारा हो जाना चाहिए, ठीक है, और फिर तुम्हारा समय के साथ पहले तुम इसके बारे में अपना व्यू बताओ, देन आई विल शेयर माय व्यू। तो सर आई थिंक मेरे हिसाब से डिपेंड भी करता है कि कितना कम और कितना ज़्यादा पैसा, और कितना कम और कितना ज़्यादा टाइम। मतलब अगर ऑनेस्टली मैं सोचूं तो आई डू बिलीव कि मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब वो कहते हैं ना कि ये बात कि मनी के नॉट बाई हैप्पीनेस, वो भी वही कहते हैं जिनके पास पैसा होता है। Exactly. तो आई थिंक अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट भी है, आपके शौक की चीज़ है, अगर आपको कुछ सोसाइटी में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है हर चीज़ों के लिए, इफ़ यू हैव मनी तो शायद आप वो ज़्यादा कर पाओगे, राइट। तो आई फील एक सर्टेन अमाउंट तक तो मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मेरे दिमाग में है कि एक सर्टेन लेवल वहाँ तक तो मुझे पैसा चाहिए। उसके लिए मतलब ऑब्वियसली आई विल हैव टू वर्क, उसके लिए टाइम कम रहेगा। बट आई थिंक उस पॉइंट के बाद एक सैचुरेशन का पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद आई विल नीड मतलब कि थोड़ा टाइम, क्योंकि उस पैसे को खर्च करने के लिए समय भी तो चाहिए मुझे। तो मेरे हिसाब से वो एक बैलेंस होना चाहिए। तो मतलब हर किसी के दिमाग में एक अपना सब्जेक्टिव बैलेंस होना चाहिए कि इतना तक पैसा मेरे लिए सफिशिएंट है और इतना फिर मुझे उसके बाद टाइम चाहिए। तो पहला फोकस तो मेरा ये है कि उस लेवल तक मैं जितना मेरे दिमाग में थॉट है, मैं उस लेवल तक एटलीस्ट एक फाइनेंशियल स्टेट में मैं उस लेवल तक अपने दम पे पहुंचूं। फिर उसके बाद मेरा फोकस ये रहेगा कि वंस आई रीच दैट पॉइंट, मेरा फोकस ये रहेगा कि नाउ आई ट्राई टू गेट मोर टाइम, ताकि मैं वो पैसा मैं खुद पे और अपने फैमिली पे स्पेंड कर पाऊँ। Exactly. तो मेरा तो थॉट ये है सर। बिल्कुल सही है। मतलब इसमें ये बात है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर टाइम तक। ओके, ठीक है। वंस यू आर मैरिड, वंस यू हैव किड्स, उसके पहले तक बहुत मेहनत करना चाहिए, हेक्टिक शेड्यूल से नहीं डरना चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाना चाहिए। शुरुआत में ग्रेडियंट बहुत हाई भी होता है सक्सेस का। जी सर। जब ऐसा हो जाए कि आपका फैमिली बड़ा हो जाए, जैसे अभी मान लो कि अभी एकदम अपने फैमिली में क्या होता है ना कि सिर्फ माई पापा है, तो उनको और माई पापा को ना बहुत बहुत टाइम का एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। देखो, तुम बहुत मेहनत करोगे, दे विल बी हैप्पी, तुम थोड़ा टाइम उनको दोगे, दे विल बी फाइन, ठीक है। बट एक पॉइंट के बाद आफ्टर 5-7 years व्हेन यू विल गेट मैरिड, फिर आपके बच्चे होंगे, उसके बाद वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फैमिली में सबको टाइम दो। अब सब लोग में तो बहुत सारे लोग हो गए, और सबको अगर टाइम दोगे आप तो फिर वो बहुत सारा टाइम होगा, ठीक है। तो उस पॉइंट तक इतना मेहनत करना चाहिए कि जो भी फिगर तुम्हारे दिमाग में है उसके आसपास पहुंच जाओ। फिर थोड़ा सा लाइफ इजी भी हो जाता है, वो बाय डिफॉल्ट भी होता है एक पोजीशन पे जाने के बाद। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और वो लोग बहुत बहुत खुशनसीब होते हैं जिनको कि हेक्टिक शेड्यूल में काम करने का मौका मिलता है, जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी होता है कि वो बहुत मेहनत कर सके, बहुत काम कर सके। हम अपने इनिशियल करियर में बहुत लकी थे कि हम एक दिन में 8 घंटा से 9 घंटा क्लास में बिताते थे, लेक्चर्स लेते थे, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के ऐसा अगर कोई इसको देखे तो बहुत अच्छा है। एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ इटसेल्फ गोज ऑन, लाइक मतलब आसान हो जाता है वो। अच्छा, एक चीज बताओ, वो कौन कौन सा बात है जो तुमको लगता है कि एक एस्पिरेंट को, एक जेन्युइन जेई एस्पिरेंट को अवॉइड नहीं करना चाहिए उसके प्रिपरेशन के दौरान? तो सर आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जेई एस्पिरेंट को अवॉइड नहीं करनी चाहिए।
उसमें से अगर टॉप 3 मैं चूज करूं तो सबसे पहला तो जो मेरे दिमाग में आता है वो है रिविजन। अब बेसिकली रिविजन जितना हम उसको एम्फेसाइज करें ना वो उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग उसका बहुत सिंपल रीज़न है, जेई एग्जाम के साथ ऐसा है कि एग्जाम बाय इटसेल्फ एक बहुत लंबा सिलेबस है इसका, राइट। मतलब पूरा 11th और पूरा 12th, और हमें बचपन से आदत क्या है कि हम मतलब हर साल एक फिक्स सिलेबस होता है। जैसे 8th क्लास का एक सिलेबस है, हमने वो सिलेबस कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट ईयर 9th में तो 9th का सिलेबस है, फिर 10th का सिलेबस। तो आवर ब्रेन इज काइंड ऑफ ट्रेंड कि हम पिछले साल का काइंड ऑफ भूल जाते हैं, मतलब कि हाँ ठीक है अब ये क्लास खत्म, जैसी क्लास खत्म बुक्स बंद, बुक्स हटाया, अब वो चीज़ भूल गए। पहली बार आई थिंक लाइफ में जेई के प्रिपरेशन के टाइम पे, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि आप 2 साल लगातार, मतलब आप 11th में जो आप पढ़ रहे हो वो आपको 12th के एंड तक याद रखना है। सो दिस इज आवर ब्रेन इज नॉट ट्रेन्ड दैट वे। तो इस रीजन की वजह से आई थिंक एक कंसिस्टेंट रिविजन बहुत जरूरी होता है। और रिविजन कैसे, मतलब ये नहीं है कि आप बैठ करके पूरे दिन पूरा 11th दोबारा से पढ़ रहे हो हर दिन। इट्स जस्ट लिटिल बिट ऑफ कंसिस्टेंट रिविजन। हर दिन आप एक थोड़ा सा टाइम निकालते हो और थोड़ा सा पुराना सिलेबस को कवर करते हो ताकि आप एक टच में रहो, राइट। चाहे आप उसके क्वेश्चंस बना लो कुछ, या उसका थोड़ा थ्योरी पढ़ लो, तो एक आप टच में रहते हो विथ 11th। ताकि मतलब बेसिकली कैसा होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी एस्पिरेंट को बोले कि आज तुमको एक फुल पेपर टेस्ट होगा फ्रॉम 11th to 12th, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार 11th का तो मुझे कुछ भी नहीं याद है। दिमाग में वो होना चाहिए, वो सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कभी भी किसी भी पॉइंट पे। आई थिंक ये एक पैरामीटर है जो आप सेट कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे अगर आज मुझे बोला जाए कि कल एक टेस्ट है तुम्हारा, तो मेरे दिमाग में वो पैनिक नहीं आना चाहिए कि यार मुझे पुराना कुछ याद नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्जाम एंजाइटी को भी ये तुम कंट्रोल करेगा, क्योंकि यू विल ऑलवेज बी अप टू डेट विद ऑल द चैप्टर्स। दूसरा आई थिंक प्रैक्टिस एंड टेस्ट, स्पेशली प्रीवियस ईयर्स। आई थिंक एग्जाम के टाइम पे मतलब बेस्ट अप्रोच मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आपके जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो प्रॉपर एग्जाम तरीके से बैठ करके आप घर में, क्योंकि आई थिंक एक और चीज़ें हैं जो बहुत ट्रबल करती है किसी भी एस्पिरेंट को, वो है एग्जाम एंजाइटी, राइट। कि जब आप एग्जाम हॉल में घुसते हो आपको वो प्रेशर बन जाता है दिमाग में। तो आई थिंक जब आप प्रॉपर एक सेटिंग में, एग्जाम सेटिंग में, चाहे घर पे आप बैठ रहे हो चाहे आप कोचिंग में आके कर रहे हो, एक प्रॉपर एग्जाम सेटिंग में जब आप बैठ करके एग्जाम देते हो तो आप कहीं ना कहीं ट्रेन हो जाते हो उस एग्जाम को हैंडल करने के लिए। एंड प्रेफरेबली जिस टाइम पे जेई होता है ना उन टाइम्स पे ही देना चाहिए। मतलब आपको पता ही है कि जिस टाइम पे जेई का प्रोबेबिलिटी होने का, जेई के एग्जाम का, उस टाइम पे क्योंकि एक बायो क्लॉक होता है अपने बॉडी का, वो उस टाइम पे ट्रेन हो जाता है। अब अगर मान लो आप सपोज उस टाइम पे सो रहे हो जिस टाइम पे आपका एग्जाम होता है, तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी आपको नींद आएगी। तो हमेशा उस टाइम पे और प्रॉपर पेपर्स को एग्जाम सेटिंग में बैठ करके उसको पढ़ना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आई थिंक बहुत लोग छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पेपर देते हैं, पेपर से घर आते हैं, मार्क्स चेक करते हैं और बोलते हैं हाँ चलो डन, और वो उतना मार्क्स बोलते हैं हाँ चलो अच्छा मार्क्स आ गया। बट जो क्वेश्चंस नहीं बने उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये जब हम अवॉइड कर लेते हैं तो वही सेम क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो हमसे वो बनता नहीं फिर से, क्योंकि हमने कभी एनालाइज किया ही नहीं। तो कंसिस्टेंटली टेस्ट देते रहना और उन टेस्ट को एनालाइज करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 चीजें तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए। आई थिंक तीसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया था अपने टाइम पर भी लोग करते थे, वो था कि लोग अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को औरों के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से कंपेयर करते थे और उसके बेसिस पे अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चेंज कर देते थे। जैसे अब मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो 11th में आते आते ही उन्होंने बुक्स बना रखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, एन अवस्थी बना ली, जो भी हमारे बुक्स रिकमेंडेड होते हैं वो सारे बुक्स बना रखे हैं। अब वो जब आते हैं तो वो अलग अलग पैकेजेस लगा रहे होते हैं, अलग अलग हाई लेवल बुक्स उठा करके बना रहे होते हैं, जो मतलब होता है ना एडवांस के भी ऊपर लेवल के बुक्स उठा के बना रहे होते हैं। और बच्चे यूजुअली उनको देखते हैं और वो सोचते हैं अरे ये वो वाला बुक बना रहा है, मुझे भी बनाना होगा। तो वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट वाला बुक्स भी बना रहे हैं, साथ में वो एक्स्ट्रा बुक्स भी बना रहे हैं, एंड वो एक साथ हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 बुक्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं उस इंसान के स्ट्रेटेजी से। सो यू कैन नेवर कंपेयर योर बिगिनिंग विथ समवन्स मिडिल, राइट? तो ये मिस्टेक आई थिंक बहुत लोग करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट का एक रिकमेंडेड बुक है जो आपको रिकमेंडेड है, आप अपने टीचर से पूछो और उस बुक को पूरा बनाना चाहिए, क्योंकि उस बुक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। आप 4 अलग बुक बनाओगे और हर में आप सेम टाइप के क्वेश्चंस बना रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है। वो बुक आपको फॉलो करो। अब आपको हो सकता है स्कूल में, हो सकता है कोचिंग में, हो सकता है आपके किसी रिलेशन में कोई होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे और वो हो सकता है 3-3 4-4 बुक एक साथ बना रहे हैं। वो शायद आपको बोलेंगे भी कि हाँ मैंने ये बुक बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो पैकेज कर लिया, और आपको लगेगा कि क्या मैं पीछे जा रहा हूँ। एकदम
आंख बंद कान बंद करके उनको, मतलब जैसे वो घोड़ा होता है ना कि एकदम एक फोकस, कि उन लोगों पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वो अपने तरीके से प्रिपेयर करें, हो सकता है उनके लिए बेटर हो सकता है नहीं हो, यू शुड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो आई थिंक वो चीज अवॉइड करनी चाहिए, इनफैक्ट ये चीज कि आप किसी और को से कंपेयर मत करो खुद को। तो आई थिंक ये 3 चीजें हैं जो मेरे अकॉर्डिंग ध्यान में रखनी चाहिए सारे जेई एस्पिरेंट्स को। एंड या क्या आईआईटी जेई का तैयारी करना एक्चुअली टफ है? सर आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जेई का ये जो टफनेस है ना, ये एक स्कैम है, और मैं बताता हूँ क्यों। बहुत सिंपल रीजन है। रीजन ये है कि ये एग्जाम आज से कितने सालों से चला आ रहा है, राइट? मतलब आपके टाइम में, आप जैसा आपने कहा, AIEEE के नाम से होता था, और अगर आप ऑब्जर्व करो तो इतने सालों में मोर और लेस जेई का सिलेबस सेम ही है, तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। इतने सालों से पेपर बने आ रहा है, इतने सालों से इतने सारे क्वेश्चंस बने हैं, हर कोचिंग में बनाया है, हर पेपर्स बने हैं। अब अगर आप एक पेपर सेटर हो और अगर आपको ये चैप्टर्स दे दिए जाए और उससे कहा जाए कि क्वेश्चन सेट करो, तो आप क्या करोगे? मोस्टली आप यही करोगे कि आप प्रीवियस से सारे क्वेश्चंस देखोगे, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कोई एक तरीके का क्वेश्चन है, उसका थोड़ा फ्रेमिंग चेंज कर लिया, उसके वैल्यूज चेंज कर लिए और आप वो क्वेश्चन डाल दोगे। रेयरली आपको कभी जेई के पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके टाइप का क्वेश्चन आपको आज तक कभी नहीं आया गया हो। तो जब एक ऐसा पेपर आप देने जा रहे हो जिस पेपर का हर क्वेश्चन आपको पहले से पता ही है, पहले से कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, वो पेपर मुश्किल कैसे हो सकता है? आई फील ये सेंटेंस गलत है। जेई इज अ टफ एग्जाम, आई फील कंप्लीट नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट है। जेई इज अ टफ एग्जाम फॉर दोज हु हैवंट प्रिपेयर्ड इनफ। आई थिंक कोई भी इंसान, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एग्जाम हॉल में गए हो तो आपका दिमाग एग्जाम हॉल में लगना ही नहीं चाहिए, लगने का जरूरत ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एग्जाम हॉल में गए हो, आप वो क्वेश्चन देख रहे हो, आपको उस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने वैसा ही क्वेश्चन कभी ना कभी देख रखा है, आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है। सही लाइन मेरे को लगता है होना चाहिए कि जेई इज नॉट अ टफ एग्जाम, इट इज अ डिफरेंट एग्जाम। इट इज अ डिफरेंट एग्जाम, एप्लीकेशन बेस्ड है ना। बिल्कुल सर। तो जो बच्चे सोचते हैं कि बेसिकली कि एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ के हो जाएगा, जैसे कि क्लास 10th में, क्लास 9th में, क्लास 8 में हुआ था, तो उस चक्कर में ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं कि लास्ट मिनट पे हो जाएगा। बिकॉज दिस एग्जाम इज डिफरेंट, दिस नॉट लाइक योर क्लास 8, 9, 10th एग्जामिनेशन और 11th स्कूल एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट है एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस दैट नीड्स टाइम। तो समय चाहिए इसके लिए, अलग है एग्जाम, और क्योंकि लोग उस अलग से अवगत नहीं है, इसलिए उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज तो मुश्किल क्या है, तो बिल्कुल सही बोले आई थिंक। और इसलिए जेई एग्जाम के बाद लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वो यूजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ट्रेंड। एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब यूज्ड टू थोड़ा बिल्कुल ना, क्योंकि जेई मतलब जेई का प्रिपरेशन इज समथिंग जो मैं बोलूंगा कि हाँ, प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत फोकस और डेडिकेशन चाहिए आपको। एग्जाम बाय इटसेल्फ बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये बस एक डर है जो आई थिंक बच्चों के मन में बस बैठ जाता है कि जेई बहुत मुश्किल एग्जाम है, बहुत मुश्किल एग्जाम है, सबसे मुश्किल है। बट वो डर हटाओ। आई थिंक ढंग से प्रिपेयर करने के बाद आप एग्जाम में जाओगे तो एनी एग्जाम इज एन इजी एग्जाम। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच सार्थक, इट वाज अ नाइस सेशन। मेरे को लगता है कि जो भी बच्चे यहाँ तक वीडियो को देखे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आगे ऐसा बहुत सारा पॉडकास्ट आएगा, बट वी आर स्टार्टिंग दिस टुगेदर। तो आई जस्ट होप कि दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू मेनी स्टूडेंट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू टू, कि तुम अपने प्रोफेशन और पैशन को साथ में बहुत आगे तक लेकर के जाओ। विल मीट सून, फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर करेंगे, जब तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा और ग्रो हो चुका होगा और तुम्हारा जो पैशन वाला, पोएट्री वाला लाइफ है वो भी थोड़ा सा और बहुत आगे बढ़ चुका होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और मतलब आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई विश कि हमारे टाइम पे जब हम प्रिपेयर करते थे तो ऐसा कुछ होता, कुछ ऐसा पॉडकास्ट होता जिससे हम सुन करके समझ पाते। बट आई एम ग्रेटफुल कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई होप कि ये बच्चों को हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो आपको लगता है कि मेरे को अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी अचीवर से पूछना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को अगर आपके पहचान में कोई एस्पिरेंट है तो उसको ज़रूर शेयर करना।